13 अप्रैल 1919 अमृतसर की एक शांत दोपहर। हजारों लोग एक जगह इकट्ठा थे, कुछ बैसाखी मनाने, कुछ अपनी आवाज उठाने। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक ऐसा साया चल रहा था जिसकी आंखों में अजीब सा इरादा चमक रहा था। क्या ये नरसंहार पहले से तय था या फिर सब अचानक हुआ? सच क्या है, ये आज भी इतिहास की सबसे डरावनी परतों में दबा है। जालियांवाला बाग, चारों ओर ऊंची दीवारें, बीच में खुला मैदान और सिर्फ एक संकरा रास्ता जिससे लोग अंदर जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये वही रास्ता है जो कुछ देर बाद जीवित लोगों का रास्ता नहीं रहेगा। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन सामान्यता अक्सर तूफान का पहला रूप होती है। भीड़ बढ़ती है, दोपहर के बाद भीड़ बढ़ती ही चली गई। 1000, 2000, 5000 लोग जमा हो रहे थे और हवा धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। उसी समय अमृतसर के एक ब्रिटिश कैंप से एक आदमी निकलता है। उसकी चाल में क्रूरता, आंखों में ठंडी मौत और हाथ में राइडिंग क्रॉप। नाम जनरल रेजिनाल्ड डायर। कहते हैं उस दिन उसके कदमों की आहट में भी सज्जिश छिपी थी। शाम के करीब 5 बजे डायर अपने सिपाहियों के साथ जालियांवाला बाग की तरफ बढ़ता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई सवाल किए भीड़ उसकी तरफ देखती है, पहले हैरानी से, फिर डर से। डायर बाग के प्रवेश द्वार पर रुकता है। उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर, जैसे पहले से जानता हो कि अब क्या होने वाला है। वह अपने सिपाहियों की तरफ देखता है और धीरे से सिर्फ एक शब्द बोलता है, फायर। ना चेतावनी, ना भीड़ को हटने का मौका, ना रुकने का आदेश। बस एक शब्द और उसी के साथ इतिहास का सबसे भयानक अध्याय शुरू हो जाता है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, डायर ने गोली रुकवाने का आदेश आखिर क्यों नहीं दिया? पहली गोली चलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी और कुछ ही सेकंड में गोलीबारी चीखों को दबा देती है। लोग घबराकर इधर उधर भागते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक, और उसी पर खड़े हैं डायर के सिपाही। दीवारें ऊंची हैं, कूदने की कोशिश करने वाले वापस गिर जाते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को सीने से चिपकाते हैं, कुछ कुएं में कूदकर बचने की कोशिश करते हैं, कुछ गोलियों से बचते हुए दूसरों पर गिरते चले जाते हैं। 10 मिनट तक गोलियों की बरसात बिना रुके चलती रहती है। डायर सिपाहियों को भीड़ के सबसे घने हिस्सों पर निशाना साधने का आदेश देता है। उसे कोई चिंता नहीं, न दया, न पछतावा। जब गोलियों का स्टॉक कम होने लगता है, तभी जाकर वह ठंडी सांस लेते हुए मुड़ता है और बाग से बाहर चला जाता है। पीछे छोड़ जाता है सन्नाटा, खून और ऐसी खामोशी जो आज तक नहीं टूटी। शाम ढल चुकी थी, लेकिन जालियांवाला बाग की जमीन लाल हो चुकी थी। हर तरफ लाशें। माएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, पिता अपने बेटों के ठंडे शरीर को झकझोर रहे थे, और हवा में बस एक ही आवाज थी, चीखों की गूंज, जो अब इतिहास की स्मृति बन चुकी थी। रात भर लोग अपने प्रियजनों को उठाते रहे। कुछ की मौत वहीं हुई थी, कुछ की बाहों में। जालियांवाला बाग एक बाग नहीं, भारत की रूह का दर्द बन गया था। पूरा देश हिल गया। गांधी चुप हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी, और भारत का हर कोना आग की तरह भड़क उठा। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जिसने आजादी की लड़ाई को और भी तेज और भी अडिग बना दिया। आज जब हम आजाद आसमान के नीचे सांस लेते हैं, तो याद रखना, ये आजादी सिर्फ आजादी नहीं, उन मासूमों की आखिरी सांसों की कीमत है जो जालियांवाला बाग में हमेशा के लिए सो गए। इतिहास का वो दिन आज भी दीवारों पर खून की छाया बनकर खड़ा है।